मेरा देवर अंधा था, मगर पति चाहता था कि भाभी होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब देवर मैं शादी होकर अपनी ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चरपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकर टुकर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त वह 17 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया और ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक टुक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे ज़रा शर्म नहीं है। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डालते उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल सा मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। उस पर समीर भी मेरे कमरे में देर से आए थे तो मैं बिल्कुल उदासी से बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है रेखा? फिर वह समझे कि शायद वह काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसा मौके पर दोस्तों के मजाक आसमान पर होते हैं। बहरहाल फिर समीर की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था। क्या सोचेंगे आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति समीर का एक ही भाई था, माँ बाप ना थे। उस वक्त घर में मैं, मेरा पति और मेरा देवर नैतिक था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो समीर कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ते करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब समीर टेबल के पास आए तो मेरे पास बैठने की बजाय नैतिक के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और उससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि नैतिक अभी भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज न था और गुस्सा मुझे समीर पर भी आने लगा कि वो तो इसे रोक सकते हैं। और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि समीर उसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 17 साल का लड़का है, क्या खुद नहीं खा सकता? मैंने कहा, समीर नैतिक खुद भी खा सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, रेखा नैतिक अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत था। मुझे ना जाने क्यों बड़ी ही दुख और अफसोस हुआ कि उसकी आंखों में ये कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से मैंने जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। समीर के चेहरे पर उदासी थी। समीर कहने लगा कि नैतिक बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं। समीर कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम तुम क्या करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि नैतिक अंधा है। नैतिक देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, काश ये देख भी सकता। मेरी बात पर नैतिक की आंखों में आंसू
छलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखा मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में नैतिक के लिए नफरत के जज्बात थे, अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब समीर ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने कमरे में जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम भी पहनाओगी। खाने को तो सुनकर ही ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा, समीर ये गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगे, इसे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वह चले गए। मैं बहुत परेशान थी, अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे नैतिक के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना, जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन में आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैं उसके शर्ट के बटन बंद किए तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे दो। मैंने कहा, क्यों। कहने लगा, आप दे तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया था। ये सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरा हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देखा तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी समीर भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजरे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास सा होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराकर कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा देवर नैतिक की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज्यादा खुला मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दे, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दे। ये काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस नैतिक की वजह से एकदम घन चक्कर बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं बर्तन छोड़कर उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वे देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन तो सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठें और मेरे साथ एक गाना सुने, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ें काम को, काम भी कभी खत्म हुआ है उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे। वे हंसने लगा। कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। समीर मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं और तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना। तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में, ऊपर से इतनी गर्मी कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चली गई।
3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि नैतिक का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं नैतिक के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर दूंगी। मैं उसके हाथ से कपड़ा लिया तो कहने लगा, नहीं, अब थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो रहो। मैं उसका हाथ पकड़कर और उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैं उससे एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठे, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, नैतिक, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा, कुछ नहीं खाना। मुझे आप भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स तले उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन समीर को मेरी कोई परवाह न थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर जाकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब कमरे में दस्तक हुई। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। नैतिक मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वे अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम समीर को फ़ोन कर दो, उससे कहो वह जल्दी घर आ जाए। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी। अपने बुखार को भूलकर जल्दी से मैं कमरे के बाहर आ गई, देखने की आवाज़ किसकी है किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए थे। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से नैतिक की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी। उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने लगे थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वे तड़पते जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से समीर को फ़ोन किया। नैतिक तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी पेट और बाजू जल गया था। वह तड़पते जा रहा था। समीर को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आ गए थे। नैतिक का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था। समीर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। जब मुझे समीर का फ़ोन आया तो मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि नैतिक कैसा है? कहने लगे, इसका पेट और बाजू इतना जला हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था
कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर समीर रोने लगा, कहने लगा, इसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा है। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। समीर कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक नैतिक को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर सुबह सुनने को मिली, मेरे तो होश उड़ गए थे। समीर ने कहा कि नैतिक हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा समीर आप क्या कह रहे हैं, उसको बस ज़रा सी आग तो लगी थी, उसे कैसे कुछ हो सकता है, वह कैसे मर सकता है। मैं रोए जा रही थी तो समीर भी रो रहे थे। कहने लगे आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा, मेरा हाथ पकड़े कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो, अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे। लेकिन वह जा चुका था। ये सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए ही बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में नैतिक की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है, कह रहा है भाभी छोड़ें सारा काम, मेरे पास आकर बैठे, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। समीर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैंने नैतिक की याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा बहुत एहसास रखता था। मैं खुद सोच रही थी काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। समीर बहुत ठीक रहने लगे थे। नाम तुम अपनी मर्जी का रखो, मैंने कहा मुझे इसका नाम नैतिक रखना है। मेरी बात सुनकर समीर की आंखें भी भर गई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा ऊपर वाले ने हमें दूसरा नैतिक दे दिया है, यही अब हमारे गमों को भरेगा और नैतिक की याद पूरी